हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ और जिसमें हम बात करने वाले हैं एग्रोनॉमी के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, यहाँ पर हम 50 क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और यहाँ पर याद रखिएगा जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे सभी वन लाइनर क्वेश्चंस रहेंगे। अब यहाँ पर याद रखिएगा हमारा टारगेट बस यही है वन लाइनर क्वेश्चंस कराने का कि आपको कम से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस सोल्व करवा पाए। ठीक है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिए, आपको सभी क्वेश्चंस वीडियो के साथ ही आसानी से क्लियर हो जाएंगे, आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसे एग्रीकल्चर रिलेटेड डेली वीडियोस पाना चाहते हो तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास के बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे जब भी हमारी कोई क्लास लगेगी तो वो आपको नोटिफिकेशन साथ मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, आज कुछ नया सीख लेते हैं। आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे कि एक सिंचाई उपलब्ध होने पर गेहूं में सिंचाई करनी चाहिए। क्या पूछा गया, याद रखिएगा, एक सिंचाई अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप गेहूं में कब सिंचाई करोगे। तो ये तो आप सभी को पता होगा कि गेहूं की जो क्रांतिक अवस्था होती है सिंचाई की वो कौन सी होती है, याद रखिएगा, वो होती है सियाराई अवस्था। और ये सियाराई अवस्था कितने दिन बाद में आती है, याद रखिएगा, ये आती है 21 दिन बाद, मतलब बुआई करने के 21 दिन बाद में आती है। कितने दिन बाद में आती है, याद रखिएगा, 21 दिन बाद में आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि जिंक की कमी से धान में कौन सा रोग होता है। तो ये तो आप सभी को पता होगा कि जिंक की कमी से, याद रखिएगा, धान में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोग लगता है और वो कौन सा होता है, याद रखिएगा, खेरा रोग होता है। कौन सा रोग होता है, याद रखिएगा, खेरा रोग। और अगर हम बात करते हैं खेरा रोग का जो नियंत्रण किया सा है ये किसके द्वारा किया सा है, तो इसका जो नियंत्रण किया सा, याद रखिएगा, ये किया सा है जिंक सल्फेट के द्वारा किया सा है। किसके द्वारा किया सा है, याद रखिएगा, इसका जो नियंत्रण ये किया सा है जिंक सल्फेट के द्वारा किया सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि गंधक की कमी पौधे की कौन सी पत्तियों पर दिखाई देती है। अब यहाँ पर याद रखिएगा गंधक मतलब सल्फर, गंधक मतलब सल्फर। तो सल्फर की कमी हो जाती है तो इसके जो सर्वप्रथम लक्षण दिखाई देते हैं पौधे पर वो कौन सी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है सल्फर, मतलब अगर आपसे पूछता है कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ या फिर सल्फर, जो कि क्या होते हैं, याद रखिएगा, द्वितीय पोषक तत्व होते हैं। तो इन द्वितीय पोषक तत्वों के जो सर्वप्रथम लक्षण दिखाई देते हैं ये कौन सी पत्तियों पर दिखाई देते हैं, ये दिखाई देते हैं, याद रखिएगा, नई पत्तियों पर, यंग लीव्स पर दिखाई देते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया ऐसा है, मान लीजिए कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर तो हमने जान लिया कि इनके जो लक्षण दिखाई देते हैं ये दिखाई देते हैं नई पत्तियों पर। लेकिन अगर आपसे यहाँ पर ये पूछ लिया ऐसा है कि NPK मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इनके लक्षण सर्वप्रथम कहाँ पर दिखाई देते हैं या फिर किस पत्तियों पर दिखाई देते हैं, तो ये दिखाई देते हैं, याद रखिएगा, पुरानी पत्तियों पर। याद रखिएगा जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट मतलब प्राथमिक पोषक तत्व है तो इनके जो सर्वप्रथम लक्षण दिखाई देते हैं ये कहाँ पर दिखाई देते हैं, पुरानी पत्तियों पर। और कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर के लक्षण कहाँ पर दिखा देते हैं, याद रखिएगा, नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं। ठीक है, दोनों को याद रखिएगा, दोनों ही आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है और जो कि काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंचाई की दृष्टि से गन्ने में मुख्य अवस्था कौन सी होती है। जैसा कि हमने अभी बात की थी कि गेहूं की क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है, याद रखिएगा, सियाराई अवस्था। उसी अनुसार अगर आपसे पूछता है कोई कि गन्ने में मुख्य क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है सिंचाई की, तो कौन सी होती है, याद रखिएगा, फॉर्मेटिव अवस्था। कौन सी होती है, याद रखिएगा, फॉर्मेटिव अवस्था। और इसे हिंदी में बोला था, याद रखिएगा, वृद्धि अवस्था। क्या बोला था, याद रखिएगा, फॉर्मेटिव को हिंदी में ये बोला था है वृद्धि अवस्था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि सिंचाई की दृष्टि से कपास में मुख्य अवस्था कौन सी है। सिंचाई की दृष्टि से कपास में मुख्य अवस्था कौन सी होती है, तो ये होती है, याद रखिएगा, फूल बनते समय, और एक होता है बाल विकास अवस्था मतलब बॉल डेवलपमेंट। आपने देखा होगा, याद रखिएगा, कपास में क्या बोलती है, बॉल। और एक बॉल का, एक बाल का कितना वेट होता है, याद रखिएगा, 170 किलोग्राम होता है। जो एक बाल होती है कपास की इसमें कितना वजन होता है, याद रखिएगा, 170 किलोग्राम होता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इसे भी आप जरूर नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि गन्ने के बाइंड वीड के नियंत्रण के लिए किस खरपतवारनाशी का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर याद रखिए, आपने ये तो सुना होगा कि गन्ने में क्या की जाती है, ब्लाइंड होइंग की जाती है। ठीक है, तो उसी अनुसार यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो ब्लाइंड वीड करते हैं मतलब खरपतवारों को जो नियंत्रण करते हैं ये किस खरपतवारनाशी के द्वारा करते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछाता है तो आपको क्या याद रखना है, मेट्रिब्यूजन और डाइकेम्बा के द्वारा किया सा है। किसके द्वारा किया सा है, याद रखिएगा, मेट्रिब्यूजिन और डाइकेम्बा के द्वारा किया सा है। ठीक है, आसानी से याद रख पाओगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि कपास किस प्रकार का पौधा होता है। तो याद रखिएगा कपास होता है एक सोरडे प्लांट होता है। क्या होता है याद रखिएगा, सोरडे प्लांट। अब ये सोरडे प्लांट क्या होता है याद रखिएगा, इनको अगर आप एक्सप्लेन करते हैं हम तो आप ऐसे मान सकते हो कि जो जितने भी याद रखिएगा एक होते हैं लॉन्ग एक होते हैं शॉर्ट। तो लॉन्ग का मतलब होता है याद रखिए इन्हें प्रकाश की ज़्यादा ज़रूरत होती है, मतलब इनको दिन बड़े होने चाहिए, प्रकाश की ज़्यादा आवश्यकता होती है, मतलब प्रकाश की जो किरणें हैं उनसे इनको ज़्यादा लगाव होता है, मतलब इनके लिए प्रकाश की ज़्यादा आवश्यकता होती है। और इनका मतलब होता है इनको कम, मतलब अगर मान लें इनको 10 से 12 घंटे की ज़रूरत है तो इनको केवल और केवल 6 से 8 घंटे की ज़रूरत है। ठीक है, समझ गई। डायरेक्ट अंतर ये होता है कि इनको थोड़ा सा कम प्रकाश की किरणों की आवश्यकता होती है, लेकिन जो लॉन्ग प्लांट होते हैं इनको ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, ये डिफरेंस आप याद रखिए, इसके अकॉर्डिंग आप आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, तो कपास किस प्रकार का पौधा होता है याद रखिएगा, सोरडे प्लांट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसे आपसे पूछा गया है कि इंदिरा गांधी नहर कहाँ पर स्थित है। तो आप सभी को पता है कि जो इंदिरा गांधी नहर है ये कहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि प्रकाश वर्षण की खोज किसके द्वारा की गई थी। मतलब यहाँ पर याद रखिए आपसे क्या पूछा गया है, फोटो रेस्पायरेशन। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि फोटो रेस्पायरेशन की जो खोज की गई थी ये किसके द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी याद रखिएगा वारबर्ग के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि 2 से 3% ढलान पर अपरदन को बढ़ाने व रोकने वाली फसलों का अनुपात क्या होना चाहिए। याद रखिएगा कि जहाँ पर आपको एक ऐसी सोइल स्ट्रक्चर आपको दे रखी है जहाँ पर क्या है 2 से 3% की क्या है, याद रखिएगा ढलान है, मृदा ढलान है। लेकिन उसी के बारे में आपसे पूछा गया है कि अगर मान लीजिए आपको अपरदन को बढ़ाना या फिर रोकने वाली फसल, ठीक है, यानी बढ़ाने वाली एक तो फसल है, एक है उसको रोकने वाली, तो इन दोनों का अनुपात क्या होना चाहिए जिससे कि शरण नहीं हो। तो याद रखिएगा इसमें होता है याद रखिएगा 3:1, मतलब अपरदन को अगर बढ़ाने वाली 3 फसल है तो उनको रोकने के लिए एक फसल भी सफिशियंट है, पर्याप्त है। ठीक है, 3:1 जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि परकोलेशन किसे बोलाता है। तो याद रखिएगा कॉलम के द्वारा पानी की गति, कॉलम के द्वारा पानी की गति क्या कहलाती है, याद रखिएगा परकोलेशन कहलाता है। और इसके साथ साथ याद रखिएगा एक और क्वेश्चन आपको पूछा आता है कि इनफिल्ट्रेशन किसे बोलाता है। तो याद रखिएगा इनफिल्ट्रेशन बोलाता है पानी के मृदा सतह से नीचे की सतह की जाना, आप ऐसे मान सकते हो डाउनवर्ड मूवमेंट को। याद रखिएगा कि जो मृदा की सतह से पानी का नीचे जाना याद रखिए इनफिल्ट्रेशन कहलाता है। और परकोलेशन किसे बोलाता है, कॉलम के द्वारा पानी की गति को क्या बोलाता है, परकोलेशन बोलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है इनफिल्ट्रेशन। तो जैसा कि अभी आपको समझाया था कि पानी का प्रवेश, या फिर आप ऐसे मान सकते हो कि मृदा सतह से पानी का प्रवेश क्या कहलाता है, इनफिल्ट्रेशन कहलाता है। ठीक है, आसानी से याद रख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून का कुल वर्षा में कितना हिस्सा है। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून का कुल वर्षा में कितना हिस्सा होता है, तो ये होता है याद रखिएगा 85%। आपको पता होगा याद रखिएगा जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है सबसे ज़्यादा जो बरसात की जाती है याद रखिएगा इसी के द्वारा की जाती है। अगर हम बात करते हैं दूसरा जो क्लाइमेट आता है, दूसरा जो हवाई आती है, उससे इतनी कोई खास बारिश नहीं होती। बस जो जितनी ज़्यादा यहाँ पर वर्षा होती है वो सभी किससे होती है, याद रखिएगा वो होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निष्क्रिय मतलब पैसिव वाष्पोषण का कुल जल अवशोषण में कितना हिस्सा होता है, तो होता है याद रखिएगा 10% से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि अनाज वाली फसलों में उपज व वाष्पोत्सर्जन का संबंध क्या होता है। तो याद रखिए इसका होता है लीनियर संबंध। अब आप जब याद रखिए एक कुछ डायग्राम्स होते हैं, इनके कुछ ग्राफ्स होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको बताया गया है कि अनाज वाली फसलों में उपज एवं ईटी के मध्य का जो संबंध होता है ये किस प्रकार का होता है, याद रखिएगा लीनियर संबंध होता है। किस प्रकार का होता है, लीनियर संबंध होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में बेकार भूमि का क्षेत्रफल कितना होता है। तो अगर हम बात करते हैं याद रखिएगा बेकार भूमि, तो यहाँ पर याद रखिएगा सबसे पहले तो बेकार भूमि का यहाँ पर तात्पर्य क्या है, तो ऐसी भूमि जिसका कोई भी प्रयोग नहीं किया ऐसा है। ठीक है, ऐसी मृदा जिसका कोई भी प्रयोग नहीं किया ऐसा है, ना तो वहाँ पर कोई फसल ली जाती है, ना ही वहाँ पर कोई बिल्डिंग है, ना ही किसी प्रकार का वहाँ पर क्या है फल उद्यान है। मतलब ऐसी भूमि जो कि बिल्कुल बेकार पड़ी हुई है, वहाँ पर कोई भी हम काम नहीं करते हैं या फिर खाली पड़ी हुई है, आप ऐसे समझ सकते हो।
तो उसका कितना हेक्टेयर होता है याद रखिएगा, वो होता है 175 मिलियन हेक्टेयर। उसका क्षेत्रफल कितना है याद रखिएगा, जो कि बेकार पड़ी हुई है, ना उस पर खेती की जाती है, ना कोई उस पर बिल्डिंग है, ना ही उसका किसी भी प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है, तो होती है याद रखिएगा 175 मिलियन हेक्टेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि वेव इरोजन किसे बोला जाता है। तो याद रखिए आपने ये तो पढ़ा हुआ कि एक होता है जल अपर्दन, एक होता है वायु अपर्दन, ठीक है। लेकिन याद रखिए अगर हम इन दोनों को बोला जाता है, अगर इन दोनों को हम एक साथ अध्ययन करते हैं, इन दोनों को हम एक साथ पढ़ते हैं, तो इसे क्या बोला जाता है याद रखिएगा, वेव इरोजन बोला जाता है। दोबारा से देख लीजिए कि आपने ये तो पढ़ा है कि जल अपर्दन और वायु अपर्दन, लेकिन जब ऐसी अवस्था आती है जब हम क्या करते हैं, इन दोनों का अध्ययन एक साथ हम करते हैं, दोनों का अध्ययन हम एक साथ करते हैं, तो इस अवस्था को क्या बोला जाता है याद रखिएगा, वेव इरोजन बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सीडी को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा सीडी को बोला जाता है लिस्ट सिग्निफिकेंस, आप इसे छोड़ सकते हो, ये आपके लिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के सिद्धांत में शामिल नहीं किया गया है। तो याद रखिए कि ये दोनों क्वेश्चन ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करते हैं कि क्या आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि लाभदायक पोषक तत्व नहीं है। याद रखिएगा यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया कि बेनिफिशियल पोषक तत्व नहीं है। तो याद रखिएगा जितने भी यहाँ पर ऑप्शंस आपको दे रखे थे उनमें से क्या है याद रखिएगा, निकिल नहीं होता। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा बेनिफिशियल में तो मुख्यतः 4 को ही शामिल किया जाता है। याद रखिएगा कि लाभदायक में तो केवल 4 को ही शामिल किया जाता है, कोवसीना। आपको इसकी याद रखिएगा, याद रखिए इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है कोवसीना। क्या आप बोलोगे? याद रखिएगा कोवसीना मतलब कोबाल्ट, वैनेडियम, सिलिकॉन और सोडियम। याद रखिएगा इनकी जरूरत तो नहीं होती, लेकिन ये क्या होते हैं, चारों पोषक तत्व आवश्यक जरूर होते हैं। सॉरी, आवश्यक नहीं होते बल्कि लाभदायक जरूर होते हैं। याद रखिएगा कुछ होते हैं आवश्यक पोषक तत्व और कुछ होते हैं लाभदायक पोषक तत्व। तो अगर हम बात करते हैं निकिल की, और आप पढ़ते हो निकिल के साथ साथ 17 पोषक तत्व, तो ये क्या होते हैं याद रखिए, ये होते हैं आवश्यक पोषक तत्व। और लाभदायक के बारे में अभी आपको बता ही दिया है कि लाभदायक मुख्यतः 4 होते हैं, और कौन कौन से होते हैं याद रखिएगा, कोवसीना। कोवसीना कौन कौन से? कोबाल्ट, वैनेडियम, सिलिकॉन और सोडियम, ठीक है। याद रख पाओगे इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है और ये कितने होते हैं। आवश्यक होते हैं 17 और लाभदायक कितने होते हैं, मात्र और मात्र 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि किस पोषक तत्व की कमी से पौधा कवक के रोगों के प्रति ग्राहिता हो जाता है। मतलब सबसे ज्यादा इसमें क्या होता है, कवक रोग होने लग जाते हैं। ग्राही का मतलब है सबसे ज्यादा रोग होना, ठीक है। याद रखिएगा ग्राही का मतलब होता है सबसे ज्यादा रोग होना, तो ये होता है याद रखिएगा निकिल की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल फसल आवृत्ति क्या कहलाती है। तो इसे बोला जाता है याद रखिएगा CGR। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि क्रीड़ा कहाँ पर स्थित है। तो ये तो आपको डायरेक्ट हमने क्लियर कराया है और कई बार आपको क्लियर कराया है कि क्रीड़ा कहाँ पर स्थित है। याद रखिएगा हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसको हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं कि 3 आंख वाले गन्ने के टुकड़ों की 1 हेक्टेयर की बुआई करने के लिए कितने टुकड़ों की आवश्यकता होती है। याद रखिए यहाँ पर आपको तीन आंख वाले टुकड़े दे रखे हैं। तो 3 आंख वाले जो टुकड़े होते हैं गन्ने के, इनकी प्रति हेक्टेयर क्या आवश्यकता होती है। तो ये होती है याद रखिएगा 35,000 से 40,000 हेक्टेयर। याद रखिएगा 35,000 से 40,000 टुकड़े प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। और वो कितने? याद रखिएगा 3 आंख वाले। और अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछाता है कि 2 आंख वाले टुकड़ों की कितनी आवश्यकता होती है, तो इसका आप डबल कर दीजिए। मतलब 35 से यहाँ पर पूछ रखा है, मतलब 35 से 40 तो क्या है, 3 आंख वाले है। तो याद रखिएगा 70 से 80,000, 70 से 80,000 आवश्यकता होती है याद रखिएगा 2 आंख वाले टुकड़े को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि यदि LAR स्थिर हो तो फसल वृद्धि पर क्या निर्भर पड़ता है। यदि LAR लीफ एरिया इंडेक्स स्थिर हो, LAR का मतलब यहाँ पर याद रखिएगा लीफ एरिया इंडेक्स। अगर लीफ एरिया इंडेक्स स्थिर हो तो फसल वृद्धि निर्भर करती है। तो ये याद रखिएगा ये करती है CGR पर। किस पर करती है ये डिपेंड? ये करती है CGR पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि धान की SRI विधि में सिंचाई की जाती है। तो याद रखिएगा सैचुरेन स्टेज पर। याद रखिएगा जो SRI विधि होती है तो इसमें किस प्रकार सिंचाई की जाती है, इरिगेशन की जाती है। तो ये की जाती है सैचुरेन स्टेज पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि किस प्रकार की मृदाओं में पडलिंग संभव नहीं है। आपने देखा होगा, याद रखिएगा धान की फसल में हम क्या करते हैं, दोबारा से समझिए कि धान की फसल में याद रखिए हम पडलर का प्रयोग करते हैं।
पडलर क्या होता है? एक प्रकार का यंत्र होता है और इस पडलर का प्रयोग हम धान फसल के लिए करते हैं। क्यों करते हैं याद रखिएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि धान फसल में याद रखिए एक होती है क्रिया और वो कौन सी होती है? पडलिंग। कौन सी होती है? पडलिंग। और इस पडलिंग में हम क्या करते हैं कि जो मृदा की सतह होती है, जिस खेत में हम धान को ग्रो करेंगे, तो उसमें क्या होता है, जो कठोर सतह होती है इसे तोड़ दिया जाता है। किसकी सहायता से? पडलर की सहायता से। जो भी याद रखिएगा, मृदा की सतह होती है जो कि हार्ड होती है, सख्त होती है, तो इसे क्या होता है? डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, इसे तोड़ दिया जाता है। इसके बाद में क्या होता है? एक ऐसी स्टेज आ जाती है जहां पर क्या होता है? दलदल जैसा। ये क्या हो जाता है? याद रखिए, जो मृदा सतह है ये टूट जाने के बाद में क्या होती है? दलदल जैसी अवस्था बन जाती है और इस दलदल जैसी अवस्था को याद रखिएगा पडलिंग क्रिया बोला जाता है। और इसी में याद रखिएगा धान की फसल को ग्रो किया जाता है। ठीक है, तो अब आप ये तो समझ गए कि पडलिंग क्रिया क्या होती है, किसकी सहायता से की जाती है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये जो क्रिया है पडलिंग, ये किस प्रकार की मृदा में नहीं की जानी चाहिए? तो याद रखिएगा, जो भी लवणीय मृदा है या फिर जो भी सोडिक सॉइल है, सोडिक सॉइल का मतलब याद रखिएगा या तो सारी मृदा या फिर लवणीय मृदा। तो याद रखिएगा, सारी और लवणीय मृदा में क्या नहीं करते हैं? हम पडलिंग की क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि सिमिट में किन फसलों पर अनुसंधान होता है। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा, सिमिट सबसे पहले तो कहाँ पर स्थित है? मेक्सिको में स्थित है। और ये किस यानी किन फसलों पर इस पर योगदान दिया गया था? आप ऐसे मान सकते हो कि सिमिट है, इस पर जो सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं, ये किन फसलों पर किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं याद रखिएगा गेहूँ है, मक्का पर किए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा सिमिट जो कि मेक्सिको में स्थित है और इस पर सबसे ज़्यादा किन फसलों पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं? वो किए जाते हैं गेहूँ है, मक्का पर किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि कंजप्टिव यूज इफिशियंसी, या आप ऐसे मान सकते हो कि जल के उपयोग में वाष्पोत्सर्जन का हिस्सा कितना होता है? तो ये होता है याद रखिएगा 99%। याद रखिए कितना होता है? 99%। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में अपर्दन के द्वारा, अपर्दन जैसे कि मान लीजिए जल इरोजन हुआ, वायु इरोजन हुआ, ठीक है, तो इन दोनों के द्वारा जो प्रति हेक्टेयर है मृदा का ह्रास कितना हो जाता है? तो याद रखिएगा ये होता है 4 से 5 टन मृदा का लॉस हो जाता है जल इरोजन और वाटर इरोजन के द्वारा, जल इरोजन और वायु सरण के द्वारा। ठीक है, आसानी से याद रख पाओगे। और इन दोनों के बारे में अभी हमने आपको बताया था कि इन दोनों का जो एक साथ अध्ययन क्या कहलाता है? तो वो वाला सा याद रखिएगा वेव इरोजन कहलाता है। जल इरोजन और वायु इरोजन इन दोनों का एक साथ अध्ययन करना क्या कहलाता है? वेव अपर्दन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि खरपतवारनाशी एवं वृद्धि नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिए खरपतवारनाशी और वृद्धि नियंत्रक, तो ये जो प्रयोग किया जाता है इसके लिए वो किसका किया जाता है? ये किया जाता है 2,4-D का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि प्री इमरजेंस खरपतवारनाशी का प्रयोग किससे करते हैं या फिर कब करते हैं? याद रखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि प्री इमरजेंस खरपतवारनाशी का प्रयोग कब किया जाता है? तो याद रखिएगा जितने भी जो प्री इमरजेंस के लिए वीडिसाइड यूज किए जाते हैं इन सभी का प्रयोग किया जाता है फसल अंकुरण से पहले। कब किया जाता है? याद रखिएगा फसल अंकुरण से पहले। अब यहाँ पर आप 3 बात याद रखिए, एक होता है पीपीआई। ठीक है, पीपीआई मतलब आप कोई भी हर्बिसाइड ले सकते हो, कोई वीडिसाइड ले सकते हो, तो इनका जो प्रयोग किया जाता है ये किया जाता है याद रखिएगा फसल की बुआई करने से पहले। पीपीआई का मतलब होता है प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन। याद रखिएगा प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन मतलब याद रखिएगा बुआई करने से पहले। जितने भी याद रखिएगा प्री इमरजेंस के लिए यूज किया जाता है हर्बिसाइड, इनका प्रयोग किया जाता है प्री इमरजेंस। इमरजेंस का मतलब याद रखिएगा अंकुरण से पहले। एक होता है याद रखिएगा पोस्ट इमरजेंस। दोबारा से देख लीजिए, ये 3 प्रकार के होते हैं बेसिकली। एक होता है पीपीआई, एक होता है प्री इमरजेंस, एक होता है पोस्ट इमरजेंस। ठीक है, तो पीपीआई का प्रयोग कब करते हैं? याद रखिएगा बुआई करने से पहले। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन। सेकंड है याद रखिएगा प्री इमरजेंस। इमरजेंस का मतलब होता है याद रखिएगा अंकुरण से पहले। प्री का मतलब पहले और इमरजेंस का मतलब है अंकुरण। मतलब याद रखिएगा अंकुरण से पहले जिन हर्बिसाइड का, जिन वीडिसाइड का प्रयोग किया है उनको बोला है प्री इमरजेंस हर्बिसाइड। अगर हम बात करते हैं पोस्ट इमरजेंस, तो पोस्ट का मतलब होता है बाद और इमरजेंस का मतलब होता है अंकुरण। मतलब अंकुरण के बाद जिन हर्बिसाइड या जिन वीडिसाइड का प्रयोग किया है उन सभी को याद रखिएगा पोस्ट इमरजेंस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तीनों में आप डिफरेंस पता चल गया
कि एक होता है पीपीआई, एक होता है प्री इमरजेंस, एक होता है पोस्ट इमरजेंस। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि जैव जल निकास पादप कौन सा होता है, तो होता है, याद रखिएगा, सफेदा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि दिल्ली में जल प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना कब की गई थी। याद रखिएगा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर ये कहाँ पर स्थित है, तो स्थित याद रखिएगा नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब की गई थी, ये की गई थी याद रखिएगा 1969 में। इसकी स्थापना कब की गई थी, याद रखिएगा 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि एलएसटी डिजाइन का प्रयोग कब करते हैं या फिर किसके लिए करते हैं, तो याद रखिए इसका जो प्रयोग है जब मृदा उर्वरता दो दिशाओं में बढ़ती हो। याद रखिएगा एलएसटी डिजाइन का प्रयोग कब किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, जब मृदा उर्वरता दो दिशाओं में बढ़ती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि इंफ्रारेड थर्मामीटर का प्रयोग कब किया जाता है, तो अब यहाँ पर याद रखिएगा इंफ्रारेड थर्मामीटर का प्रयोग कब किया जाता है, तो ये किया जाता है, याद रखिएगा, वायु व कैनोपी तापमान करने के लिए। मतलब इसका प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि AICRP ऑन वाटर मैनेजमेंट, AICRP ऑन वाटर मैनेजमेंट इसकी शुरुआत कब की गई थी, ये की गई थी 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि सिंचाई जल जिसकी RSC क्या होती है, याद रखिएगा 2.5 होती है, तो ये क्या होता है, सिंचाई के लिए उपयुक्त होता है, नहीं होता है, या फिर इसका कोई प्रयोग नहीं किया जाता है। तो याद रखिएगा वह जिनसे या फिर वह जल जिसकी क्या होती है, याद रखिएगा RSC क्या होती है, RSC अगर 2.5 मिनी इक्विवेलेंट प्रति लीटर हो तो उसका प्रयोग हम सिंचाई के लिए नहीं करते हैं। मतलब उसका प्रयोग, उस जल का प्रयोग हम सिंचाई के लिए नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा या तो वो फसल की हमारी क्वालिटी को डैमेज कर देगी या फिर पूरी हमारी फसल है उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। इसलिए याद रखिएगा जिस जल की 2.5 मिली इक्विवेलेंट लीटर हो उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, याद रखिए ये कुछ आपके लिए नई वर्ड्स है तो इनको आप जरूर नोट कर ले कि RSC की यूनिट क्या होती है, याद रखिएगा मिनी इक्विवेलेंट प्रति लीटर क्या होती है इसकी, याद रखिए यूनिट ये होती है RSC की इक्विवेलेंट प्रति लीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि सिंचाई जल का सोडिक एब्जॉर्प्शन अनुपात मतलब सार, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशो, सार का मतलब यहाँ पर याद रखिएगा सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, ये कितना है, याद रखिएगा 26 से अधिक हो तो ऐसा जल क्या कहलाता है। याद रखिएगा कि सिंचाई जल का वह अनुपात मतलब सार की मात्रा 26 हो तो वह जल क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा वह कहलाता है अधिक लवणीय और जो जल यानी जो सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं होता है। अब याद रखिएगा जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो उनमें आपको ये दोनों ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक होता है RSC, ठीक है, एक होता है RSC जिसमें याद रखिएगा जिसकी यूनिट क्या होती है मिनी इक्विवेलेंट प्रति लीटर, और एक होता है SAR की फुल फॉर्म होती है याद रखिएगा सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। और अगर आपको ये रेशियो 26 से अधिक हो तो ऐसा जल क्या कहलाता है, याद रखिएगा अधिक लवणीय कहलाता है, और जो जल अधिक लवणीय होता है उसका प्रयोग हम सिंचाई के लिए नहीं करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया है जिसमें आपसे पूछा गया है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी हम आपको कई बार क्लियर भी करा चुके हैं कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र है ये होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। इसके साथ साथ एक और पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर ले कि जिप्सम का तो आपको पता है कि कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि POP का क्या सूत्र होता है, POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसका जो फॉर्मूला होता है याद रखिए यही होता है, बस इसमें याद रखिएगा 2H2 की जगह हाफ H2 होता है। मतलब कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O किसका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। ठीक है, आसानी से याद रख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि सर्वाधिक सूखा सहनशील पादप कौन सा है, तो याद रखिएगा सर्वाधिक सूखा सहनशील पादप होता है कैम प्लांट्स। कौन से होते हैं, याद रखिएगा कैम प्लांट्स, और कैम प्लांट्स का एक अच्छा सा एग्जाम्पल कौन सा है, पाइनएप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट का मान कितना होता है, तो ये होता है याद रखिएगा -1 से +1 के मध्य। याद रखिएगा कोरिलेशन कोफिशिएंट का मान कितना होता है, -1 से +1 के मध्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि 1 ग्राम शुष्क पदार्थ उत्पादन करने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
1 ग्राम शुष्क पदार्थ उत्पादन करने के लिए कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है? तो होती है, याद रखिए, 3700 से 4100 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। आप ऐसे समझ सकते हो कि 1 ग्राम शुष्क पदार्थ को उत्पादन करने के लिए कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है? वो होती है 3700 से 4100 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि किसी क्षेत्रफल से अतिरिक्त जल को 24 घंटे के अंदर जल निकास को क्या कहा जाता है? किसी क्षेत्रफल से जो भी अतिरिक्त जल होता है उसे 24 घंटे अंदर से बाहर निकालना। याद रखिएगा, आप इसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए हमने खेत में अधिक पानी दे दिया या फिर वर्षा हुई, तो वर्षा का अधिक पानी हो गया, तो उसे क्या करते हैं, हम खेत से बाहर निकाल देते हैं। खेत से क्या करते हैं, उसे हम बाहर निकाल देते हैं, और जिसे क्या बोला जाता है, जल निकास बोला जाता है। ठीक है, तो ये जल निकास किया जाता है। इसे 24 घंटे का जो अगर हम बात करते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, तो ये क्या आता है, याद रखिए, इसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ड्रेनेज कोएफिशिएंट। क्या बोला जाता है, अगर हम 24 घंटे निकाल रहे हैं जल निकास, मतलब वाटर इरोजन, वाटर इरोजन कुछ अलग हो जाता है, ये होता है ड्रेनेज। तो ड्रेनेज क्रिया अगर 24 घंटे की जाए तो इसको क्या बोला जाता है, याद रखिएगा, ये बोला जाता है जल निकास कोएफिशिएंट।